सो दोस्तों, ये है वह चैप्टर जिसका नाम है विद्युत, और इसके जो महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं इन्हें हम नहीं देखने वाले हैं। सीधे सीधे प्रश्नों के साथ शुरुआत करेंगे और पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। तो हमको यहाँ पे दिखाई देता है दो चालक। तो चलिए देखते हैं क्या है इस प्रश्न में। सो प्रश्न कहता है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं। तो जब इतना सब कुछ पदार्थ, लंबाई और व्यास भी समान है तो दोनों के प्रतिरोध भी समान होने वाले हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात, तो जो इनका ऊष्माएं उत्पन्न होती हैं ये इनके प्रतिरोधों के अनुपाती होती है। यानी जितना प्रतिरोध ज़्यादा होगा ऊष्मा उतनी ज़्यादा उत्पन्न होगी, और जितना कम होगा उतनी ही कम ऊष्मा यहाँ पे उत्पन्न होगी। अब दो तार हैं, दोनों का प्रतिरोध अगर हम मान सकते हैं एक एक मान लो, या फिर आर मान लेते हैं। एक का प्रतिरोध आर, दूसरे का प्रतिरोध आर है। जब पहली कंडीशन की बात आती है, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध होगा 2R हो जाएगा। और इन्हीं प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए दूसरी कंडीशन के अंतर्गत तो 1/R + 1/R हो जाते हैं। और इनको जोड़ने के बाद देखिए ये 1/R बराबर R1 R2, ऐसे मतलब आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये 2/R हो जाते हैं, क्योंकि R बराबर एक मिलकर के 2 हो गया। और जब इनके तुल्य प्रतिरोध की बात आती है तो वो R/2 होता है, ना कि ये होता है। ठीक है, उनको उलटना पड़ता है। अब आपने पढ़ा होगा ना, श्रेणी क्रम में होता है तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 + R2 + R3 ये होता है। इस वजह से हमने इसको ऐसे जोड़ा। और जब समांतर क्रम में होता है तो 1/R बराबर 1/R1 + R2 प्लस ऐसे ही करके जोड़ते हैं। सो हमको R की वैल्यू, जब तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी होती है तो इनको जोड़ने के बाद इनको उल्टा करना पड़ता है। तो वही वाली हम यहाँ पे किया है। तो ये श्रेणी क्रम का प्रतिरोध है, ये समांतर क्रम का प्रतिरोध है, और श्रेणी और समांतर का यहाँ पे अनुपात हमें ज्ञात करने कह रहा है। तो श्रेणी का जो प्रतिरोध मिला है वो 2R है, समांतर का R/2 है। ये वाला 2 ऊपर जाएगा। फिलहाल ये R से एक R कट रहा है तो वो काट देते हैं, और हमको 2 दूनी 4/1 मिल जाता है, सॉरी 1, जो कि 4:1 हो जाता है। ये इनके प्रतिरोधों का अनुपात है, तो वही इनके ऊष्मा का भी अनुपात होगा। ओके, तो ये प्रश्न होता है समाप्त। अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁶ होते। 1 माइक्रो ओम का मान, माइक्रो का मतलब ही होता है 10⁻⁶। ठीक है जी। देखिए मिली जो होता है, अगर कहीं पे आपको मिली मिल जाता है तो उसका मतलब होता है 10⁻⁻3। अगर माइक्रो मिलता है तो उसका मतलब होता है 10⁻⁻6। और नैनो मिलता है, नैनो, उसकी मतलब होता है 10⁻⁻9। और एंगस्ट्रॉन मिलता है तो 10 एंगस्ट्रॉन, तो 10⁻⁻10। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रटने वाली बातें होती हैं, तो इनको रट लेने के साथ ही ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। सो आपके लिए मिली और माइक्रो याद रखना ज़रूरी होता है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, मिली मतलब 10⁻⁻3। तो इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया। और अब दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं यहाँ पे। तो 10⁻⁻6 ओम हो चुका है। अगला है कहा जा रहा है 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 4 ओम के 4 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इस वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 होगा। यही कंडीशन बनने वाली। नीचे वाली जब अंक बराबर है तो एक बार लिख करके ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। 1 1 2 3 4, 4 से 4 कट गए, कितना मिला 1/1। सो ये 1/R बराबर हो रहा है। R बराबर करेंगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, 1 ही ओम मिलेगा। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर, 1 ओम। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। एक अश्व शक्ति हार्स पावर, ठीक है, तो 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। रटने वाली बात होती है, इसको रट डालिए।
एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। अब पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है। यहाँ पे ओम के नियम को व्यक्त करने वाला कथन हमसे पूछा जा रहा है। सो ओम का नियम क्या था कि किसी धारावाहिक चालक, मतलब कि कोई भी चालक है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और उसके बीच सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, या फिर V/I बराबर नियतांक हो गया था। ठीक है, नियतांक हो गया था। तो वही चीज़ को यहाँ पे खोजना है। धारा बटे विभवांतर बराबर नियतांक होगा। बिल्कुल उनका अनुपात एक निश्चित है कि नियतांक ही रहेगा। विभवांतर बटे धारा बराबर नियतांक रहेगा, हाँ ये भी रहेगा, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। विभवांतर बराबर धारा गुणित प्रतिरोध, ये नियतांक ही अपना प्रतिरोध होता है, ये आके इधर गुणा करेगा तो V बराबर IR होगा। तो यहाँ पे भी है विभवांतर बराबर धारा गुणित प्रतिरोध है। डी वाले विकल्प में धारा बराबर विभवांतर गुणित प्रतिरोध कह रहा है, तो धारा I बराबर विभवांतर V/R होता है, ना कि V गुणित R होता है। सो यहाँ पे डी वाला विकल्प ही गलत है, बाकी सब सही है। तो इस प्रश्न को ध्यान से आपने देख लिया। सो अब 12वां जो अगला प्रश्न है, छठा वाला प्रश्न, वो देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट लिखा गया है, ठीक है, और 30 वाट लिखा गया है। वोल्ट यानी विभवांतर, तो ये 12 वोल्ट लिखा गया है और यहाँ पे शक्ति उसका 30 वाट लिखी गई है। तो ऐसे में इसमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा क्या है? सो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला बनता है वो W बराबर VIT हो जाता है। अब जबकि T है ही नहीं तो उसको हटा ही देते, कोनो काम का नहीं है। W बराबर VI लिख लेते हैं। हमको धारा का मान निकालना है, I का मान निकालना है, तो W/V हो जाएगा। W/V हो जाएगा। W का मान है 30, V का मान है 12। 3 ये 6 से कट रहा है, 6 पंचे 30, 6 दूनी है 12। ये 5/2 हो रहा है, 2 से भाग करने पर ये 2.5 हो जाएगा। एम्पियर हो जाएगा, धारा का मान एम्पियर होता है, तो ये 2.5 एम्पियर उत्तर मिल रहा है। यहाँ वाला प्रश्न भी ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर का ग्राफ क्या होगा? एक सीधी रेखा, सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है। ये बस आंगिक प्रश्न नहीं था, लेकिन हमने कहा कि बता ही देते हैं साथ में ही ऐसे ही। अगला एक सूत्र है, और निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है? तो विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए W बराबर VI अभी हमने देखा, W बराबर VIT देखा था, W बराबर VI देखा था, तो वही VI अपना, ठीक है। शक्ति क्या होता है? यही W होता है, VI होता है, तो VI क्या हो गया? अपनी शक्ति हो गई है। अगला जो प्रश्न है, 9वां प्रश्न, इसमें कहा गया है एक 1.0 मतलब 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। बस जैसे तभी हमने देखा था माइक्रो बराबर वही सेम चीज़ माइक्रो एम्पियर, तो 10⁻⁻6 एम्पियर ही अपना माइक्रो। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। 10 जो +3 है ये होता है किलो, -3 वाला जो है मिली कहलाता है। ये +16 नहीं +6 होता तो मेगा कहलाता है, लेकिन +16 का याद नहीं है अभी, उसका भी कुछ नाम होता होगा पर उतना ज़्यादा प्रयोग ही नहीं किया जाता है उसको। तो यहाँ पे जो अगला है ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ओम का नियम सत्य है किसके लिए? यहाँ पे देखिए केवल धात्विक चालकों के लिए, जो धातु के बने हुए चालक होते हैं उन्हीं पर ये काम करता है, औरों पे ये काम नहीं करता है। अब हम 12वें प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि अब बाकी सब ये आप जो मात्रक उत्तरक है वो आप निपटाइए, खुद निपटाइए। हम आंकिक प्रश्न लगाने आए हैं तो आंकिक प्रश्न ही लगाते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सरों के बीच में विभवांतर क्या होता है? देखो V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो ये हो गया, देखिए विभवांतर ही निकालना है तो I और R का गुणा कर लेते हैं। 1.5 गुणते 1.5, 15 में 225 हो गया। एक अंक में दशमलव है, टोटल 2 अंकों पे दशमलव है, तो यहाँ पे इतना वोल्ट मिल जाएगा हमें विभवांतर, ठीक है, 2.25 वोल्ट।
तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, उसी के ज़रिए आप यहाँ पे चीज़ों को कर पाएंगे, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है? तो 3.6 × 10 की घाते 6, 3.6 × 10 की घाते 6 जो होता है, इतने जूल होता है 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर, या फिर 1 किलोवाट घंटा बराबर भी कहा जाता है। दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो 3.6 × 10 की घाते 6 जूल, 6 से 6 को मैच कराइए, ये ज़रूरी होता है 6 से 6 को मैच करना, 3.6 × 10 की घाते 6। ठीक, तो इतने जूल होता है। अब अगला जो प्रश्न है 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं वो हमको ज्ञात करना है। देखिए Q बराबर होता है IT, और Q बराबर होता है, Q बराबर ही होता है NE। तो IT और NE दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी IT बराबर हो जाएगा NE, और हमें यहाँ पे निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बराबर IT अपॉन E हो जाएगा। अब धारा कितनी बह रही है, 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो I की जगह पे 1 रखा, और हर सेकंड की बात कर रहे हैं तो समय बराबर 1 ही रखा। E का मान जो होता है वो हमेशा 1.6 × 10 की घाते -19 ही होता है, तो वो लिख लिया। तो अब क्या, अब कोई बड़ी विशेष काम नहीं होगा, बस इसी को सॉल्व करना होगा। ऊपर 1 ही रहेगा, काम खत्म हो गया। ये 10 की घाते -19 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की घाते +19 हो जाएगा, और ये 1.6 ही रहेगा। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देते हैं, फिर भी ये कटने का नाम नहीं लेगा। अच्छा, एक गिनती क्या करते हैं, इसमें से 1 ही निकाल लेते हैं, 10 इसमें गुणा कर लेते हैं, यानी 10 दहमा हम 100 कर लेते हैं, और इसमें से 1 ही निकाल लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घाते 18, और यहाँ पे बटे है 16, 4 चौक 16, 4 25 में 100, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 मिल जाएगा, बचेगा 1, और 4 दूनिया 8, 4 पंजे 20, मतलब ऐसे 6.25 जाएगा। बाकी आप भाग करके देख सकते हो, 4 से किसको, 25 को, 4 चौके 4 छंग 24, बचेगा 1, 0 दशमलव लगा 0 बढ़ा, 4 दूनिया 8, बचेगा 2, 4 पंजे 20, ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल गया 6.25 × 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा आपका सही जवाब। इस प्रश्न को ऐसे ही किया जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहा गया है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालकों के चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ना है तो आप इसका तुल्य प्रतिरोध ये लिखेंगे, और 4 ओम के सभी हैं, तो 1/4 + 1/4 + 1/4 डॉट 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 n बार तक ये जाने वाले हैं, और n बार तक लिखेंगे क्या, बस इतना सब देखेंगे कि सभी के बटे में 4 है, तो 1 बार 4 लिखेंगे, और एक गिनती है जो 1 2 3 3 बार होती हैं तो 3 मिलता है, 2 4 बार होती है तो 4 मिलता है, और n बार है तो हमको मिलेगा n, और ये 1/r बराबर हो रहा है। सो r बराबर हो जाएगा 4/n, इतना ओम आपका प्रतिरोध हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। सो ये क्वेश्चन ऐसे ही लगने वाला, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट चीज़ों को आपको समझना होगा, जैसे हमने करा है वैसे ही आपको करना आना चाहिए, और वही सबसे बेहतरीन तरीका होता है। किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रतिरोध R के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में, 1 मिनट, कभी कभी ब्लर हो जाता है भाई, थोड़ा सी समस्या हो जाती है हमारे साथ है। खैर, देखते हैं कि प्रतिरोध R वाले तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है, तो R/R' का मान गया होगा। सो भाई बात समझो, एक लंबा सा तार है, इसका टोटल प्रतिरोध R है, 5 भागों में बांटा जाता है। ये कितने भाग हो गए, 4 हो गए,
चलो 5 भागों में बांट लेते हैं। बराबर भाग हैं तो सभी का जो प्रतिरोध होगा, देखिए भैया ये R/5, 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 ये सभी का प्रतिरोध हो जाएगा। हर एक पार्ट का प्रतिरोध जो हो जाएगा, टुकड़े जो हो जाएंगे उनका R/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 भागों में बांटा गया है। अब ये जो टुकड़े हैं इनको पार्श्व क्रम में जब संयोजित किया जा रहा है तो कुछ इस प्रकार से बात की जा रही है। भैया ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा, चौथा और ये 5वां टुकड़ा है, सभी को संयोजित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे देखिए R' कहा जा रहा था। सो 1/R' बराबर ये देखिए R/5 है, तो 1/R/5 लिखेंगे तो 5 ऊपर जाएगा तो 5/R मिल रहा है। सो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R मिलेगा। 4 बार हो गया, 5वीं बार है ये वाला, ठीक है। 5 टुकड़ों को जोड़ लिया गया। नीचे वाला R बराबर है तो ऊपर 5 5 5 जुड़ जाएंगे, 5 5 25 हो जाएगा, 25/R मिलेगा। सो 1/R' बराबर ये हो जाएगा। R' की वैल्यू निकालते हैं तो उलट जाएगा और R/25 हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हमसे प्रश्न में कहा गया था कि R/R' का मान, सो R/R' की वैल्यू कितनी? R की वैल्यू तो R ही रहेगी, R' की वैल्यू R/25 है। R से R कट जाएगा, 25 ऊपर जाएगा, सो 25/1 हो जाएगा। हम इसको 25/1 कह सकते हैं। तो नहीं, मतलब इतना ही तो निकालना था, केवल 25 कहा जाएगा। सो जो ऐसे भी रहेगा वो विकल्प में खोजते हैं। सो 25 अकेले दिखाई दे रहा है, तो वही रहेगा आपका यहाँ पे उत्तर। तो अगला वाला देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है संलग्न परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे धारा बह रही है और 2 ओम यहाँ पे लिखा गया है। सॉरी, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि हमारा फिगर कैसे बन रहा है। बीच में कोई लाइन और प्रतिरोध नहीं बना हुआ है, तो ये आप यूँ समझिए कि ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रतिरोध है, दूसरा वाला प्रतिरोध यहाँ पे है, ओके, ठीक है। ये लोग आप एक पे मिल जा रहे हैं, बेटर ये लगा दिए हैं। यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे दे दिया, 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे 2 वोल्ट रख लेते हैं, क्योंकि बैटरी के पास वोल्टेज रहता है। और आई थिंक ये अब ऐसे पे उत्तर आ जाना चाहिए। सो यहाँ पे पहले बात तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का प्रतिरोध ये R1 तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 2 बराबर है, ऊपर 1 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1/1 हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा? 1 ओम मिला है, 1 ओम जो मिला है इसका तुल्य प्रतिरोध हो रहा है। और हमें फार्मूला पता है, V बराबर क्या? I, R पता है। सो R की वैल्यू तो 1 हो गई, हमको धारा निकालनी, धारा बराबर V/R हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट दिया गया है, तो 2 वोल्ट रखते हैं और R का मान 1 रखते हैं, तो 1 से भाग देने पर 2 ही मिलेगा, जो कि एम्पियर होगा धारा का मान। तो बात को समझेंगे, अच्छे से करेंगे तो सही से आ जाएगा उत्तर। देखिए वैसे एग्ज़ाम में आपको इतना गलती नहीं देता है, ये इसमें मिसप्रिंट हुआ है तो कोई बात नहीं है भाई, क्वेश्चन पेपर ही तो है, हो जाता है, क्वेश्चन बैंक है, गलती हो जाती है, कोई समस्या की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन। 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल वाला सेल, ठीक है, विद्युत वाहक बल यानी कि बैटरी का जो क्षमता होती है उसकी बात कर रहे हैं। और 1.5 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी सेल के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो 3 ओम है, और सेल द्वारा प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा? तो धारा हमको ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो हमें केवल पता है V बराबर IR, V बराबर IR पता है, और धारा का मान यानी I का मान निकालना है तो V/R होगा। V का मान 1.5 है और प्रतिरोध है 3, और 3 × 15 होता है, 3 से इसको काट देंगे, 3 × 15 मिलेगा, 1 अंक पे दशमलव लगेगा, 0.5 एम्पियर,
ठीक है। सॉरी, ये नहीं रहेगा, एम्पियर के लिए ए अकेले प्रयोग किया जाता है, और एंगस्ट्रॉन जो होता है उसके लिए ऊपर एक बिंदी प्रयोग की जाती है। तो वही क्या आदत पड़ी हुई है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 होता है ना, तो वही चीज़ की आदत थोड़ी सी कभी पड़ी जाती है, मतलब ऐसा जल्दी में बन जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, पर चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो आगे यहाँ पे माइनस लगाएगा, तो ऐसा वाला कौन सा, पहला वाला विकल्प ही सही है। सो आपको चीज़ों को समझना होगा, याद रखना होगा, और दिक्कत ना हो ऐसा आपको व्यवस्था करके रखनी होगी अपने साथ, नहीं तो समस्या तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, R1 और R2 प्रतिरोधों के दो समांतर तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो R1 और R2 है, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। दो प्रतिरोध हैं, देखिए तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर R1 है तो R1 हो जाएगा, प्लस R2 है तो यहाँ पे R2 हो जाएगा। इन दोनों का जब जोड़ना है तो नीचे वाले का गुणा हो जाएगा, यानी R1 R2 हो जाएगा, R2 इधर जाएगा, R1 इधर जाएगा, R2 प्लस R1 मिल जाएगा, और ये 1/R बराबर हो रहा है। सो R बराबर इनको उलट दिया जाएगा, R1 R2 इन दोनों का गुणनफल और ऊपर चला जाएगा, ये योगफल वाला नीचे आ जाएगा। हम इसे R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। तो ये रहेगा तुल्य प्रतिरोध R1 R2 अपन R1 प्लस R2, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। ये सी वाला जो विकल्प दिखाई दे रहा है ये अपना सही जवाब है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके घर टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो 0.575 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। और विकल्प को देखते हुए काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू रखी ही नहीं गई है, तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए जो शक्ति होता है W बराबर होता है VI, ठीक है। T यहाँ पे समय नहीं दिया, नहीं तो T भी रखते हैं। सो VI के लिए होता है, V का मान 0.75 दिखाई दे रहा है, I के मान कितना दिखाई दे रहा है, 100 दिखाई दे रहा है, MA जो दिखाई दे रहा है उसको पड़ा रहने देते हैं। इन दोनों का गुणा कितना हो गया, 75 अकेले हो गया। और यहाँ पे और जो शक्ति होती है वो वाट में होती है, लेकिन M जो है वो यूज़ रहेगा, MW यूज करेंगे। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो गया, ठीक है। आपका सूत्र याद रहे तो उस पर हो जाएगा। ओम के नियम बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है, सी वाला विकल्प सही है। फिलामेंट हो गया भाई, बात ख़त्म रखते हैं। और ये सब सूत्र हो गए, उनको याद रखेंगे। अंक प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो अंक प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, गणना करना। ये बहुत पूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि भाई इनको अगर आप गणना करना जानते हैं तब तो आपको ये पूरा याद भी रहने वाला है, ठीक है। चलिए गणना करके देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा, ठीक है जी। तो 1 किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। और वाट घंटे को यहाँ पे थोड़ा सा घंटे को सेकंड में बदलते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट गुणते करेंगे 6 से 60 से, तो सेकंड में हो जाएगा। और ये बदल चुका है अब जूल में, ओके। तो ये 6×6 36 हो रहा है, 36 के बाद 2 0 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल हो गया 5 0, ठीक। तो 3 यहाँ पे, 3 2 5 हो गया। सो यहाँ पे अब दशमलव लगेगा, 3.6 और कई अंक खस के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक खसक के दशमलव लगाए हैं। इस वजह से 10 की घातें यहाँ पे 6 हो जाएगी, इतना जूल, ओके जी। तो इस तरह से इस प्रश्न को किया जाता है, ओके। क्लियर है बात। नेक्स्ट, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी हमने एक बार करवाया था एक वीडियो में, फिर से देख लेते हैं। देखिए Q बराबर होता है Ne, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। आवेश 1 कूलाम दिया गया है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 कहता है -19 होता है। सो N बराबर निकालना है तो Q/E हो जाएगा। Q का मान होता है 1 कूलाम, E का मान होता है 1.6 × 10 की घातें
19, 10 की घात -19 ऊपर चला जाएगा। सो 1/1.6 गुणित 10 की घात 19 हो जाएगा। यहाँ से 0.0 बढ़ाएंगे और इसमें से गिनती कम करके इधर तक 0 बढ़ा लेंगे, तब हो जाएगा 100 गुणित 10 की घात 18/16, काट देंगे 4 से, 4 चौक 16, 4 25 में 100, और 4 से जब 25 को भाग करेंगे तो 4 से भाग कर लो भैया 25 को, तो 4 6 24 बचा 1.0, 4 दूनी 8 बचा 2 0, 4 5 20, बात ख़त्म हो जाती है। सो 4 से इसको काटने पर 6.25 मिल जाता है, तो हम कहेंगे 6.25 गुणित 10 की घात 18, 10 इतना इलेक्ट्रॉन की आवाजाही, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन उस पर उपस्थित होंगे इस आवेश में, एक कूलाम के आवेश में। ओके, तो इन सारी चीज़ों में हमें कोई आंकिक प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है, सब जगह थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है। सो अब अगला जो आंकिक प्रश्न हमको देखने को मिल जाता है, ये भी आंकिक प्रश्न नहीं है, बस धारा की परिभाषा है, यहाँ पे मिल जाता है। इसे करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या दिया गया है कि यहाँ पे एक परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा 1.5 एम्पियर की है, यहाँ पे लिखा भी है 1.5 एम्पियर इधर की ओर बहता हुआ। 3 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ का प्रतिरोध पता नहीं है। 4 ओम का प्रतिरोध है, प्रतिरोध आर का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए जो धारा बह रही है वो सभी प्रतिरोधों में समान रूप से इतनी ही बहेगी। तो आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए, इसका जब आर का मान निकालने के लिए V बराबर आई आर का प्रयोग करना होगा। सो कैसे करेंगे? देखिए धारा यही वाली जा रही है इसमें, तो इस आर के लिए धारा I का जो मान होना है वो I का मान कितना हो गया। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो अब देखेंगे बेहतर तरीके से। आपके लिए यहाँ पे पहले चीज़ के लिए धारा तो 1.5 है, हर एक चीज़ के लिए धारा 1.5 एम्पियर दी गई है। और यहाँ पे आर के लिए, आर के जो बिंदु है उसके लिए विभवांतर दिया गया है। यहाँ से देखिए तीर बताता है कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का विभवांतर दिया गया है, जो V बराबर है 3.0 वोल्ट। और अब आपको इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो V बराबर आई आर से होता है। R का मान हो जाएगा V/I, ठीक है जी। और अब आपको यहाँ पे वैल्यूज़ रख देनी चाहिए। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए V का मान 3 है और I का मान 1.5 आपने लिखा था, दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 15 दूनिया 30 हो रहा है। तो आपको 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस प्रश्न के पहले हिस्से का उत्तर मिल चुका है कि प्रतिरोध R है। अब A से B के बीच का विभवांतर याद करना है। A से B तक पूरे की बात की जा रही है, यहाँ से विभवांतर अधिक, फॉर्मूला तो यही लगेगा, विभवांतर V का मान निकालना है, धारा I पूरे में बह रही है, बस हमको तुल्य प्रतिरोध R नहीं पता है, तो हमको पहले A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो यहाँ पे निकालते हैं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए, चूँकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आपका जो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 हैं, सब ऐसे ही जुड़ जाएंगे। सो R1 आपका 3 ओम दिखाई दे रहा है, बाकी R2 तो आपने ये 2 ओम जो निकाला है ये वाला वही है R2, ठीक, तो 2 ओम हो गया, प्लस 4 ओम दिखाई दे रहा है, तो ये सब जुड़ जाएंगे। तो कितना हो रहा है, 4 2 6 3 9 ओम का प्रतिरोध हमको मिल रहा है, तुल्य प्रतिरोध। हमको विभवांतर ज्ञात करना था, फार्मूला क्या रहने वाला है, V बराबर आई आर। और इसे कहेंगे कि A के क्या है, A से B के, A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो V बराबर आई आर लगा रहे हैं और I का मान 1.5 एम्पियर वही रहेगा, R का मान 9 ओम है।
तो रख लिया है। 9 से गुणा कराते हैं, 9 पचे 45, हासिल आ गया 4, 9 कम 9 4 13, एक अंक पे दशमलव इतना मिल रहा है। v बराबर इसको इतना वोल्ट कह देंगे। तो मतलब ये एक उत्तर हो गया, दूसरा उत्तर ये हो गया r का मान जो निकालना था। सो यहाँ पे ये रहेगा। तो बस इतना सा था इस प्रश्न का उत्तर। तो अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न इसमें हमसे पूछा गया है, क्या दिया गया है कि एक विद्युत परिपथ में किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान, धारा यानी I का मान कितना दिया गया है, 10 एम्पीयर दिया गया है। और प्रति सेकंड का मतलब हो गया आपको समय कितना दिया गया है, t स्मॉल t बराबर 1 सेकंड की बात की जा रही है। समझ में आ रही बात? प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड समय दिया गया है। में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इसको हम सेकंड लिख देते हैं, नहीं पता चला कि आप इसे 15 समझ बैठे। सो इतने सारी चीज़ें हो गई। और आपको पहले भी बता के रखा, देखिए फार्मूला कैसे बनता है। Q बराबर NE होता है और Q बराबर होता है IT, या फिर कैपिटल I ले लेते हैं। Q बराबर IT, Q बराबर NE, इन दोनों को मिलाकर बनता है NE बराबर IT। अब चूँकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो N बराबर होता है IT अपॉन E, IT अपॉन E होता है फार्मूला। ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या निकालना था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो यही रहेगा फार्मूला। यहाँ पे लिखते हैं N बराबर IT अपॉन E और चीज़ों को रख देते हैं। बस इतना सिंपल सा काम है। 10 एम्पीयर की धारा है, 1 सेकंड की बात हो रही है और 1.6 × 10⁻⁻19 हो रहा है। सो इसको ऊपर भेज देंगे, +19 हो जाएगा। ये 10 है, 10/1.6 है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, गुणते 10⁻⁻, +19 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 25 सामने 100, 4 से भाग करेंगे तो वही इतना मिल जाएगा जो पुराना से मिला था, 6.25। गुणते 10⁻, जो 19 है वो वही रहेगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा इस प्रश्न के लिए। और मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन तो हम पहले भी लगा चुके हैं, 1 कूलाम के लिए आवेश के लिए निकाल चुके थे। तो वही सब पूरे सिचुएशन यहाँ पे रहने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आराम से ये कर लेना है, अच्छे से आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक तार के सिरे का विभवांतर, यानी कि हमको वोल्टेज दे रखा है पहले से ही। तो V बराबर हम कह सकते हैं 1.5 वोल्ट जो दिया गया वो लिख लेते हैं हम। और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 20 सेकंड में इतना 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो समय हमें कितना दिया गया है, 20 सेकंड का समय दिया गया है। और जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, किया गया कार्य, W बराबर होगा, W बराबर 15 जूल दिया गया है। और हमसे पूछ रहा है तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। सो धारा की गणना करनी है हमें। तो W बराबर W और V और I और T, इन सब को लेकर के एक फार्मूला बनता है, एक सूत्र बनता है जो होता है W बराबर VIT। तो फार्मूला होता है W बराबर VIT, ऐसा लिख सकते हैं। और हमको धारा I का मान निकालना है तो W/VT हो जाएगा। तो इतना सा रहने वाला है। और यहाँ पे आप चीज़ों को रख दीजिए, बस 15 जूल ऊपर रख दिया है, 1.5 वोल्ट ये हो गया है, ये 20 हो गया है। ठीक, इतना हो गया है। ये दशमलव हटा दिया, ऊपर 0 बढ़ा दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कट गया, 1/2 दिखाई दे रहा है। 1/2 बराबर होता है 0.5 एम्पीयर। ठीक, इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो एक लाइन में हो गया, मतलब पतली सी लाइन। तो ऐसा किया जा सकता है और आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान रहने वाला है, हर एक क्वेश्चन बहुत आसान रहने वाला है। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए।
चीज़ों को करने का तरीका पता होना चाहिए और कर लेंगे आप। एक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा का मान कितना है, धारा I का मान कितना करंट बह रहा है, 5 एम्पीयर का धारा प्रवाहित हो रही है। 10 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। समय हमको क्या दिया गया है, 10 मिनट का समय दिया गया है, 10 मिनट का समय दिया गया है। 10 मिनट से अपना कुछ काम नहीं होता है, सब कुछ सेकंड में बदलना पड़ता है। तो 10 में हमने 60 से गुणा कर लिया, तो ये मिल गया 600 सेकंड। ठीक, तो 600 सेकंड हो गया। और इसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा ये हमसे पूछ रहा है। आवेश की मात्रा अगर हमको निकालनी है तो बाकी सारी चीज़ तो बाद में भी निकालेंगे भी, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है, पर आवेश अगर हमसे पूछ रहा है निकालने के लिए आवेश, तो Q बराबर होता है I T, Q बराबर I T होता है। और आवेश Q बराबर निकालना है तो I के मान 5, T का मतलब 600 सेकंड जो निकल है वही। तो 5 छंग 30 हो रहा है, तो 300 गया और 2 0 और लग गए, इतना कूलाम। टोटल आवेश 3000 कूलाम हमको मिल रहा है। और चीज़ को अब बढ़ाया गया है, उसमें पूछा गया है कि तार में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। समय देखिए 1 सेकंड दिया गया है, Q बराबर NE फार्मूला का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर Q/E हो जाएगा। यहाँ पे Q का मान यही 300 कूलाम रखा गया है, और E का मान 1.6 × 10 की घाते -19 रखा गया है। और अब यहाँ पे एक थोड़ा सा संदेह है मुझे, पहले तो इसको हल कर लेते हैं फिर बताते हैं। 10 की घाते -19 ऊपर जाएगा, 10 की घाते 19 प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे और 16 से काटेंगे। भैया देखें यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से 3 0 जो ना है हटा करके इसको बढ़ा देते हैं 3। ठीक, और ये 30 बटे हमको 16 दिखाई देगा, गुणते हो रहा है 10 की घाते 22, 19 3 22। ये 2 से कट रहा है 8 मिल जाएगा, ये 2 से कट रहा है 15 मिल जाएगा, और 8 से 15 को भाग कर दीजिए। 8 है कम 8, 8 7 15 होता है, और दशमलव लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 8 8 64, और कितना बच जाएगा 6, 0 हो जाएगा। 8 8 8 64, तो ये तो ज़्यादा, 8 7 56, कितना बचेगा 4, 8 5 40 हो जाएगा, यानी कि 1.875 × 10 की घाते 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो भैया ये तो आपको आंसर मिल रहा है, पर मुझे एक संदेह है, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की ये मात्रा हो गई है, और ये 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो ये थोड़ा सा हमें इसमें संदेह जान पड़ता है। तो अगर हम इसे अपने तरीके से लगाएं जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, तो धारा तो जो प्रवाहित हो रही है, एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पीयर की धारा, तो वो तो अपना I वही रहेगा, I का मान 5 एम्पीयर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। समय अपना 1 सेकंड लेते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो Q बराबर IT, Q बराबर NE, तो यहाँ पे दोनों मिल कर के हो जाएंगे NE बराबर IT हो जाएगा, और अगर हमको यहाँ पे N का मान निकालना है तो IT/E हो जाएगा। यहाँ पे जो धारा है वो 5 लेते हैं, समय 1 सेकंड का लेते हैं, और E का मान 1.6 × 10 की घाते -19 रखते हैं। तो मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि ये ज़्यादा सही जवाब है, बाकी आप अपना समझ सकते हैं। 10 की घाते 19 को ऊपर भेजते हैं, यहाँ पे 5 बटे 1.6 हो जाएगा, गुणे 10 की घाते 19 हो जाएगा, प्लस में दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 2 से कट रहा है, यह 8 मिल जाएगा, यह मिल जाएगा 25, और यहाँ पे 25 बटे 8 हो रहा है, गुणे 10 की घाते 19 हो रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। 8 से 25 को भाग करेंगे तो दशमलव में जाकर के कुछ गिनती मिलेगी, तो वो निकाल लेते हैं। 8 में 16 अतिरिक्त 24 होता है, 8 तिरिक्त 24.1 बचेगा, 8 कम 8 बचेगा, तो 8 दूनी 16, 8 5 40, कुल मिला के 3.125 होगा भैया। अगर आप भाग करेंगे तो इतना ही मिलेगा, इतना। तो N का मान हमको इतना मिल रहा है, हालांकि आपका जो सही जवाब किताब में दिया गया वो यही है, पर हमें संदेह हो रहा है। यहाँ पे 10 मिनट की धारा
10 मिनट तक यहाँ पे धारा बह रही थी तब आवेश मिला था, अब आप उसको एक ही सेकंड में घुसा दे रहे हो, ये क्या हो रहा है। तो कई कई जगह पे मुझे लगता है कि थोड़ा सी गलतियाँ हो रही है। मैंने इसका जवाब नेट पर भी सर्च किया तो जो वीडियो मिली उसमें भी यही सेम प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो आप भी यही अपनाइए। हालांकि मुझे लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, बाकी अब आपका क्या विचार है वो बताइएगा। अब 8वें सवाल पे चलते हैं, एक सवाल ख़त्म हो चुकी है। अब देखते हैं 8वें सवाल में क्या दिया गया है। कहा गया है कि एक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी धारा का मान I बराबर 2 एम्पीयर है। तार से होकर के 20 मिनट में कितना आवेश जाएगा, यानी कि हमें समय दिया गया है 20 मिनट। अब 20 मिनट दिया गया है तो वही जाहिर सी बात है कि हमको 20 गुणित 60 करना पड़ेगा ताकि हमें सेकंड में उत्तर मिल सके। तो मतलब 3 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पे इतना सेकंड मिल चुका है समय। अब हमको आवेश के अगर मात्रा निकालने हैं, Q बराबर होता है IT। और अब क्या ही लगता है, क्या लग रहा है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। 2 हो गया, ये 1200 हो गया और गुणा कर दिया 2400 हो गया, 2400 कूलाम का आवेश हो गया। इतना साधारण सा ये प्रश्न है, इसमें क्या ही किया जाएगा। सो सिंपल रहा क्वेश्चन ये, इसमें कुछ भी विशेष नहीं था। 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं, हालांकि ये भी लगता है कि बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। 2 तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम 2 ओम है श्रेणी क्रम में बैटरी से जुड़े हैं। पहले तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही थी, तो दूसरे तार में धारा का मान कितना होगा। देखिए भैया बात ये होती है कि 2 तार हैं और दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। हम कह देते हैं कि पहला प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिरोध हो गया। ये 4 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है जी। अगर इसमें से धारा जो देखिए 2 एम्पीयर की धारा बह रही है तो दूसरे वाले में भी 2 एम्पीयर की ही धारा बहेगी। धारा का मान यहाँ पे कम नहीं होता, श्रेणी क्रम में तो नहीं कम होता, समांतर क्रम में कम या ज़्यादा हो सकता है, बट श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको उत्तर ऐसे ही लिखना है, चूँकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है, था 2 ओम प्रतिरोध में भी धारा का मान 2 एम्पीयर होगा। इतना सिंपल सा बात, इसमें कोई हल नहीं करना है, बस ऐसे ही बता देना है। अगला है 2 प्रतिरोध का मान 6 ओम और 3 ओम है, इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। अधिकतम प्रतिरोध के लिए भैया आपको इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अधिकतम प्रतिरोध के लिए पहले बात तो हमारे पास दिए गए प्रतिरोध क्या हैं, दिए गए प्रतिरोध वो हैं R1 बराबर 6 ओम और R2 बराबर 3 ओम, ये दोनों हैं। अब अगर हम इसके अधिकतम की बात करें, ठीक है, पहला वाला चीज़ जो अधिकतम प्रतिरोध है, अधिकतम प्रतिरोध, अगर इसकी बात करें तो हमें इसे जोड़ना होगा किसमें, श्रेणी क्रम में, ठीक। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। और इसके लिए R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि 6 ओम प्लस 3 बराबर 9 ओम। और न्यूनतम के लिए आपको इसको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। दूसरा वाला जो कैटेगरी आ जाती है न्यूनतम के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए आपको क्या करना होगा, इसे समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में। और ऐसे में 1/R प्रतिरोध का जो मान होने वाला है वो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। और R1 का मान 6 हो गया, इसका मान 3 है, LCM 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 3 दोनों ये 6 तो ऊपर 2, जोड़ने पे 3/6 हो रहा है, काट देंगे 1/2 हो रहा है। R का मान उलट करके यही हो जाएगा 2 ओम का प्रतिरोध, उलटना पड़ेगा ना, तो वो 2 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। तो अधिकतम और न्यूनतम ऐसे निकाला जाता है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये। तो अधिकतम 9 ओम और न्यूनतम 2 ओम का प्रतिरोध आपको मिल चुका है। तो ये तो था इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो अगला है प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है कि आपके पास से कहाँ गया यार, नहीं ये तो हो गया था, 11वां प्रश्न चलना था जी, सॉरी इसके लिए।
तो 11वें प्रश्न में आपके पास 2 ओम का प्रतिरोध दिया गया है, 3 ओम का प्रतिरोध दिया गया है, 6 ओम का प्रतिरोध दिया गया है। इन तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो जाए। अब देखिए 4 ओम अगर बनाने की बात आ जाती है तो अभी आपने देखा था कि 6 और 3 को जब समांतर क्रम में जोड़े तो इसका 2 हो गया था, और इसके साथ 2 के साथ अगर इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हो जाएगा भाई बात। यानी कि 2 ओम प्रतिरोध को हमें यहाँ पे रखना चाहिए, 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे रखना चाहिए, और बाकी 2 लोगों को समांतर क्रम में जोड़ देना चाहिए। मतलब 3 ओम वाला यहाँ पे चला जाएगा, 6 ओम वाला प्रतिरोध यहाँ पे चला जाएगा। अगर 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए और उनके प्रतिरोध को 2 ओम के साथ आप श्रेणी क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध आपका 4 ओम मिल जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं ए और बी के बीच में, और यहाँ पे सी डाल देते हैं बिंदु, और यहाँ पे ए सी के सी बी के बीच के प्रतिरोध, यार ये तो कुछ ज़्यादा ही, तो सी बी के बीच का निकाल लेते हैं। सी बी के बीच का निकालना है, 1/3 होगा, 1/6 हो गया। आपको क्या लगता है, ये 6 हो जाएगा। एलसीएम 3 दूनी है 6 तो ऊपर जाएगा 2, 6 का नियम 6 तो ऊपर जाएगा 1, जोड़ने पर 3/6 हो रहा है, 1/2 हो गया। ये 1/r डैश बराबर था ही, r बराबर कितना हो गया 2 हो गया, r डैश बराबर 2 हो गया। और अगर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें, इसके साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो 2 + 2 = 4 ओम हो गया। तो ये सिंपल सा जो प्रोसीजर है का याद करने का, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो उनको आपको ध्यान देना होगा, तभी काम बन पाएगा। अब हवा ज़्यादा चल रही है इसलिए वजह से हमारा ये पूरा सेटअप ही हिल जा रहा है। सो 1 ओम का प्रतिरोध बनाना, अब 1 ओम का प्रतिरोध बनाने के लिए हमको क्या लगता है, अब भाई ये कम हो रहा है, कम कब होता है, जब समांतर क्रम में जोड़ा गया था, सबको समांतर क्रम में जोड़ दो, 1/2, 1/3, 1/6 कर लेते हैं, ये समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया। अब इन सभी का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 तो ऊपर 3, 3 दूनी 6 तो ऊपर 2, ऊपर 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6/6 हो रहा है, कट के कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, r बराबर 1 मिल जाएगा। तो 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सभी को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब ये हो गया भैया, ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, ये सभी जुड़ गए, ठीक। 2 ओम के हो गया, 3 ओम का हो गया, 4 ओम का हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आपको ऐसे ही करना होगा इस क्वेश्चन को। अब प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे कि क्या है इस प्रश्न में। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि 1500 वाट सामर्थ्य यानी कि पी से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये 1500 वाट लिखा गया है तो वो लिख लेते हैं, वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट यानी कि यहाँ पे विभवांतर दिया गया है, 250 वोल्ट दिया गया है, लिख लेते हैं। विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, ज्ञात कीजिए। हीटर में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, ये पहला चीज़ है। और दूसरा भी कुछ ज्ञात करना है तो वो भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बात, तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। देखिए P बराबर होता है VI, फार्मूला आपको रट लेना है। अब I के मतलब धारा, तो धारा I बराबर हो जाएगा P/V, और P की वैल्यू तो आपको मिल गई है 1500 वाट, और नीचे रख देंगे अपना ये 250, ठीक है जी। तो इतना रख दिया हमने, 1 0 काट दिया, और ये कट रहा है 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 3 15, और 0 हो जाएगा। फिर 5 6 30 हो गया, यानी कि 6 मिल गया है, I बराबर 6 मिल गया है। ये 6 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक, ये चीज़ मिल गई है। और दूसरा जो हमें ज्ञात करना है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि हीटर के तार का प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। दूसरा चीज़ जो ज्ञात करना है वो हमारा प्रतिरोध है। और प्रतिरोध देखिए V बराबर होता है IR, V बराबर होता है IR। ये प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा V/I, और V का मान आपका 250 था, ठीक है, और I का मान अभी आपने निकाला है 6, तो वही चीज़ रख दिया जाएगा।
अच्छा 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125/3 आ रहा है। तो हम 3 से 125 को भाग कर देंगे, 3 चौके 12 कट गया और 5 उतारा, 3 एकम 3 बचा 2.0, 3 छंग 18 बार बार आएगा। तो 41.666 जो आएगा इतना ओम आएगा आपका इसका तार का प्रतिरोध। तो ये रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। अब 13 नंबर प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है किसी चालक का कुल आवेश इतना कूलाम है। अब आवेश को कह रहा है तो आवेश तो Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो 8.0 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का इनका आवेश है। ठीक है, एक चालक पर यानी कि कोई भी वस्तु है उस पर एक इतना आवेश है जो ऋणात्मक है। ठीक है, और इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा है वो हमको निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। ये तो बहुत लाजमी सी बात है, ये आपको याद होना चाहिए। इस प्रश्न को याद करने के लिए भैया देखो, कोई भी एक वस्तु है, अब इस पे कितना आवेश है, इतना आवेश है, और हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर हो जाता है Q/E, और Q का मान तो आपने देखा ही है कि 8.0 गुणे 10 की घाते -19 है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घाते -19 है। तो ये कट गया और यहाँ से एक अंक से दशमलव हट गया। अब 16 पंजे 80, देखिए यहाँ पे जो मिल रहा है वो है 80/16, तो 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इस प्रश्न का ये उत्तर रहेगा। तो अब हम चल सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है प्रति मिनट। यानी कि यहाँ पे पहले बात तो आवेश आपको दिया गया है 180 कूलाम का आवेश दिया गया है। ठीक है जी, और प्रति मिनट कह रहा है, यानी जो समय दिया गया है वो 1 मिनट का समय हमें दिया गया है, और हमको इसमें से बहने वाली धारा निकालनी है। तो बहने वाली धारा Q बराबर IT से निकलती है। ठीक है, Q बराबर IT होता है फार्मूला। तो यहाँ से I बराबर हो जाता है Q/T। तो जो T का मान, Q का मान जो 180 कूलाम है वो तो वही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जो हमारा T का मान है वो इसको मिनट में जो दिया गया इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो सेकंड में बदल देना चाहिए। तो यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो हमको यहाँ पे सेकंड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सेकंड से ही ये आंसर मतलब मिलेगा। तो यहाँ पे Q का मान देखिए 180 रख दिया गया, और यहाँ पे हमने रख दिया इसको 60। तो 0 से 0 कट गया, 6 12 छात्री का 18, तो 3 मिल गया। तो I बराबर कितना मिल गया, 3 एम्पियर। आप कह देंगे कि यहाँ पे जो धारा है वो 3 एम्पियर है। तो अगले वाले क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। यहाँ पे एक अंकित प्रश्न ये नहीं है, 16वां नंबर प्रश्न एक अंकित प्रश्न है। तो 16वें प्रश्न पे हम चलते हैं। तो 16वां प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, तो एक विद्युत हीटर पर इतना वोल्ट लिखा गया है। अब यहाँ पे वोल्ट दिया गया, यानी इसका विभवांतर दिया गया है 250 वोल्ट लिखा गया है। ठीक है, वोल्ट लिखा गया है, और 2 किलोवाट इस लिखा गया है। 2 किलोवाट उसकी क्षमता होती है, क्षमता P बराबर 2 किलोवाट। अगर आप किलोवाट लिखते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर के जैसे लिखा गया वैसे भी लिख सकते हैं। वैसे ही लिखते तो ज़्यादा अच्छा, चले जाने दीजिए। तो 2 गुणते, देखिए किलो का मतलब होता है 1000, 1000 से गुणा करना होगा तब इतना वाट मिल जाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये 2000 वाट है। ठीक है भैया, किलो का मतलब ही 1000 होता है, किलो का मतलब 1000 होता है। तो जब भी किलो कहा जाए तब तो इसको 1000 करना पड़ेगा। पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसकी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, धारा का मान हमको पहले ज्ञात करना है। देखिए P बराबर VI होता है, P बराबर होता है VI, आपको ये याद रहना चाहिए। अब आपको धारा का मान, I का मान निकालना है, तो P/V हो जाएगा। P का मान कितना हो गया अपना, ये 2000 वाट तो है ही, और I का मान V का मान
50 है, एक जीरो काट लेंगे। अच्छा 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200 होता है। अगर आपको 25 का पहाड़ा नहीं आ रहा तो 5 से आप काट लीजिए, पहले 5 से काटिए, ठीक है, तो फिर एक बार फिर से 5 से काटेंगे तो ऐसे हो जाएगा। बाकी 25 अट्ठे 200 होता है। आपको ये मतलब 25 का पहाड़ा तो कम से कम आसानी से याद रहना चाहिए। तो आई का मान कितना मिल गया, 8 एम्पियर की यहाँ पे हमको धारा देखने को मिल जाती है। ओके, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। खैर, ये 8 एम्पियर की धारा हो गई है। ओके, अब आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्रतिदिन से 10 घंटे, यानी जो समय दिया गया है वो 10 घंटे ये यूज़ कर रहे हैं। समय t बराबर 10 घंटे ये यूज़ किया जा रहा है और 30 दिनों तक, दिनों की संख्या जो हो रही है वो 30 दिन तक इसे प्रयोग में लाया जा रहा है। तो कितनी किलोवाट घंटा, यानी कि यूनिट बात कर रहे हैं, कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो व्यय ऊर्जा का जो सूत्र होता है, कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, ठीक है, उसका मतलब, या फिर यूनिटों की संख्या, व्यय ऊर्जा कह लीजिए या फिर यूनिटों की संख्या कह लीजिए, तो इसके बराबर होता है क्या, वाट घंटे दिन और बटे 1000। तो लिखते हैं पहले फार्मूला कि वाट गुणते घंटे गुणते दिन बटे 1000 होता है। तो वाट कितना था, 2000 वाट का था ये, और घंटे कितने चला रहे हो, 10 घंटे प्रतिदिन चला रहे हो और 30 दिनों तक चला रहे हो, बटे 1000 करना है। 3 जीरो कट जाएंगे, 3 दूनी 6 हो रहा है और 2 जीरो लग रहे हैं, तो 600 यूनिट कह सकते हो या फिर किलोवाट घंटे कह सकते हो। ठीक है, 600 यूनिट या फिर 600 किलोवाट घंटे कह सकते हो, वो उत्तर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका उत्तर मिल गया। यहाँ पे देखिए किलोवाट घंटा लिखा गया, आप यूनिट भी कह सकते हो, दोनों ही सही जवाब हैं। तो दोस्तों, आगे के प्रश्नों को लाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।